नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान आप लोग रख रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप यदि आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम क्लास नंबर 9 का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई नोट्स की कमी आपको दिखती है तो आप हमारे माय डियर स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन करके उसमें कंप्लीट फ्री यूपीएससी सोर्सेज और नोट्स और बुक्स अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जलवायु। आखिर जलवायु कैसी है, हमने क्लास 7th 8th में आपको पढ़ा चुके हैं, 6th में भी पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा सा। तो जलवायु होती क्या है, सबसे पहले यही समझ लीजिए। आपको मालूम है कि कोई कोई एक क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान स्पेशल प्रकार का मौसम बनना ही जलवायु कहलाती है। यानी कि किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण, देखिएगा, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 ही तत्व हैं। पहला, ये छोड़ दो, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं देंगे हम, इम्पोर्टेंस जो देंगे उसको याद रखना। जून और जुलाई में वर्षा क्यों होती है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने, माने कि आपके माइंड में आने चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है। आपने एक एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी, एक एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। यानी कि सूरज रात को ही क्यों डूबता है, या फिर सुबह ही सूरज क्यों उगता है, पानी में नमक, या वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन जो है छोटे छोटे बच्चे करते हैं। एक नमक की एडवर्टाइजमेंट है, अगर आपने सुनी होगी, टाटा नमक के संबंध में। वैसे ही आपके माइंड में भी क्वेश्चन आने चाहिए। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि, याद रखिएगा, विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्था तथा विविधताओं के कुल योग ही जलवायु कहलाती है। यानी लगभग 30 वर्ष तो उस प्रकार का मौसम वहां पर होना चाहिए, तब उसे जलवायु माना जाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। यानी कि जलवायु के तत्व जैसे तापमान भी एक है, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। इसके अलावा आपने मौसम में भी ध्यान दिया होगा कि अलग अलग, जैसे अभी ठंड का मौसम आ गया है तो आप लोग जर्सी पहनेंगे या फिर गर्म कपड़ों का उपयोग करने लग जाएंगे और ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, ओस जमना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी अलग अलग आपको क्रियाकलाप हमारे पर्यावरण में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्षा ऋतु में देखें तो वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में देखें तो पूरी की पूरी लू चलने लग जाती है। लू क्या है, स्थानीय हवा होती है जो भारत और पश्चिमी एशिया में चलती है अधिकतम। तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का है, मौसम शब्द से लिया गया है। याद रख सकते हैं आप, मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का है और मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। सॉरी, मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दशा में ऋतु की परिवर्तन के अनुसार। यानी एक वर्ष के दौरान कितनी ऋतु जो हमारे भारत में या किसी भी देश में आई हैं, और एक वायु की दिशा, क्योंकि हवा के बिना कुछ नहीं होता है। दूसरी बात तो ये भी है कि कभी कभी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी भी निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही जो आपको एक वर्ष का जो मौसम बताएगा आपको। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। यानी हमारे भारत की जलवायु तो मानसूनी है, यानी कि, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे भारत में कहीं पर इतना ज़्यादा पानी गिरता है कि बाढ़ बाढ़ आती है, और कहीं पर इतना कम पानी गिरता है कि सूखा सूखा रहता है। कहीं पर मिनिमम पानी गिरता है तो कहीं पर मैक्सिमम पानी गिरता है, और कहीं पर पानी गिरता ही नहीं है। ये हमारे भारत में बहुत ज़्यादा क्या विकृतियाँ देखने को मिलती हैं आपको जोग्राफिकल कंडीशन के रूप में। अगर आप असम के मानेसराम जाएंगे, चेरापूंजी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा 1175 सेंटीमीटर बारिश होती है। वहीं आप अगर जम्मू कश्मीर के लद्दाख चले गए या राजस्थान के जैसलमेर चले गए तो आपको हैदराबाद में 10 से 15 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। हैदराबाद नहीं, लद्दाख में, ठीक ना। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू के पहलगाम तक यह तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मियों में। सर्दी में रात में तापमान जम्मू कश्मीर के द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। तिरुवनंतपुरम आपको मालूम होगा दक्षिण भारत में है।
कुछ क्षेत्रों में रात व दिन के तापमान में अधिक अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि थार की मरुस्थल में दिन का तापमान बहुत अधिक 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और वहीं उसी रेगिस्तान में तापमान जो रात का है गिर कर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो केरल और अंडमान एक ही अक्षांश पर स्थित होंगे। अब वर्षण की ओर ध्यान दें तो वर्षण के रूप में मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा भिन्नता आप लोगों को देखने को मिलती है। इसको जो जो आपको समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, कम होगा। यानी जहाँ ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा वर्षा हो रही है, उसको उल्टा होगा, कम वर्षा, कम ठंड और कम गर्मी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जलवायु नियंत्रण होता कैसे है, तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। सबसे पहला कारक है अक्षांश, दूसरा है तुंगता, तीसरा है वायु, और चौथा हो जाएगा आपका समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ये सारे जो कारक हैं हमारे देश की जलवायु या किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता है। इस बात को याद रखिएगा, मैंने बताया है क्योंकि जो हाईलाइट कर रहा हूँ कि तापमान कैसा होता है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता है, क्योंकि ध्रुवों पर माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा, लेकिन अगर आप धरती के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ता है, याद रखेंगे। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी वायुदाब और पवन तंत्र क्या अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता रहता है। यानी कि लोग जितने दूर होंगे उतनी ज़्यादा प्रभाव कम होगा एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, वायु की दिशा समुद्र तट की ओर, तब वह, ये आपको मैंने पढ़ाया है थल समीर और जल समीर में, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 8 तो 7th में, तो आप उसको वहां पे जाके देखिएगा। इमेज और एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको वहां पढ़ाया था थल समीर क्या होता है और जल समीर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। इमेज भी था, एनिमेशन भी था, और आपको वहां पे नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच का कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंड एवं गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी ही हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों में रोकने में सक्षम हो तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन सकते हैं। यानी कि पर्वतों को पवनमुख ढाल अपेक्षा कर देते। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मालूम है कि हिमालय के इस तरफ तो बारिश बहुत होती है, लेकिन हिमालय की उस साइड बारिश नहीं होती है, सूखा है, रेगिस्तान है। तो इसका क्या कारण है कि हिमालय पर्वत जो है वो क्या करता है, वर्षा वाले बादलों को रोके रखता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जहाँ पहाड़ ही नहीं है वहाँ पे बारिश नहीं होती। इसका कहने का मतलब यही था। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए मेंस में। तो सीधा सीधा पहला आंसर आपका ऑप्शन में यही होगा, अक्षांश। तो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है, पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूरब में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी साउथ वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी उत्तर में जो है वो क्या है, यानी जहाँ उत्तर भारत हिमालय की तरफ अगर जाएंगे तो उपोष्ण कटिबंध, और अगर दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो उष्ण कटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों विशेषताएं हैं। यानी कि हिमालय की ओर उपोष्ण और दक्षिण भारत की ओर उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको देखने को मिलती है। ऊंचाई की अगर बात करें तो भारत में अगर ऊंचाई देखें हम, तो ऊंचाई जो है मुख्य रूप से भारत के उत्तर में हिमालय है। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर आपको देखने को मिलती है। इसकी लगभग बता रहे हैं औसत,
क्योंकि फिर तो 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में ठंड कम पड़ती है। आप लोगों को मालूम होगा, अगर यूरोप और जो यूरेशिया वाला पार्ट है, रूस वाला पार्ट है, अगर वहां से भारत की ओर हवा आना स्टार्ट हो गई ना, तो आपको जानकारी नहीं है कि गर्मियों में भी वहां पर क्या रहता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो वही सेम कंडीशन अभी भी हो जाएगी कि हमारे यहाँ भी अगर बर्फ जमना स्टार्ट हो गया तो हमारे यहाँ के लोग तो इतनी ठंड भी नहीं महसूस कर पाते। बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि हमारे भारत में संसाधनों की कमी है। तो सोचिए कि अगर हमारे भारत में हमेशा बर्फ जमी रहे तो क्या हाल होगा भारत के लोगों का। इसलिए भारत के लिए रक्षा कौन करता है? हिमालय करता है उत्तर में। उत्तर में कौन सी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय। और दक्षिण में कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसके बाद वायुदाब। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था से संचालित होती हैं। पहला, वायुदाब और धरातलीय पवनें, ऊपरी वायवीय परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये जो है भारत में क्या करते हैं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख पवनें हैं या पवन है या फिर दाब पवन से रिलेटेड कोई टॉपिक है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र, ट्रेड वाइंड्स जिनको कहा जाता है, वाले क्षेत्र में स्थित है। कौन सी? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से होती हैं? उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बाहर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि अभी शायद मेरे ख्याल से हाल ही में यूपीएससी ने कोरियोलिस पवनों के संबंध में, बल के संबंध में क्वेश्चन पूछा था, तो याद रख सकते हैं आप इस टॉपिक को, क्योंकि ये स्थलीय भागों में उत्पन्न होती हैं और बहती हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्यापारिक पवनों के संबंध में विचार करो, तो व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? सबसे पहला याद रखने वाली बात है कि इनमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, यानी इनमें नमी नहीं होती है तो थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। यानी कि व्यापारिक पवनें कहाँ उत्पन्न होती हैं? स्थल में उत्पन्न होती हैं और बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी होती है, कम होती है अगर होगी तो। यानी इंपोर्टेंस क्या हो जाएगा? व्यापारिक पवनों के संबंध में कथनों पर विचार करो। पहला कथन ये हो जाएगा कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि व्यापारिक पवनें स्थल से चलती हैं, बिल्कुल सही है, चलती हैं। दूसरा, व्यापारिक पवनों में क्या होता है? कम आर्द्रता होती है या आर्द्रता नहीं होती है या नमी नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है, कम नमी होती है। तीसरा हो जाएगा कि ये तो इन पवनों के द्वारा या तो वर्षा कम होती है या वर्षा नहीं होती है, और ये पवनें हमेशा स्थल पर ही चलती हैं और स्थल पर ही उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही भारत में व्यापारिक पवनें चलती हैं, लेकिन भारत शुष्क क्षेत्र नहीं है। भारत में आपको पहले ही मालूम है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बहुत कम पानी गिरता है, बहुत ठंड होती है, कम ठंड होती है, बहुत गर्मी होती है, कम गर्मी होती है। इसके अलावा कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। यानी आभासी है, उसको कोई कंफर्मेशन नहीं कह सकते। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इंपोर्टेंस क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ये क्या होती हैं? विक्षेपित होती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। कोरियोलिस बल किस नियम के सिद्धांत पर या कहाँ काम करता है? तो फेरेल के नियम पर भी काम करता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। घूर्णन के कारण आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इसके अलावा भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में से दक्षिण पूर्वी
दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ने हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। पूछा भी जाता है भारत में कौन सा मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। इसके कारण ही भारत में वर्षा होती है, याद रखेंगे। ये पवनें कृष्ण महासागर के ऊपर बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं और ये मुख्य रूप से भारत में वर्षा का कारण बनती हैं। कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून ही भारत में वर्षा का मुख्य कारण है, याद रखिएगा। अगर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं बनेगा तो भारत में उस साल सूखा पड़ जाएगा, पानी की किल्लत आ सकती है। इसके बाद इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रभाव के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धाराएं हैं। जेट धारा भी आपको पूछी जा सकती है, जेट धारा गर्म धारा है कि ठंडी धारा है। तो देखिए, जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं। उपोष्ण मतलब समझते हैं आप, नहीं समझते कमेंट बताइएगा, फिर बताएंगे हम। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु बस में नहीं चलती हैं और पूरे वर्ष भर दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है, यानी गर्मी आती है तो ये हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 अंश उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। यानी जब भी गर्मी आती है तो ये कहाँ चली जाती हैं? हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। लेकिन भारत में अगर बात करें तो 27 अंश से लेकर 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये बहती हैं। मुख्य रूप से ये गर्मियों के दिनों को छोड़कर भारत में हमेशा, यानी हिमालय वाले क्षेत्र में दक्षिण में बहती रहती हैं। जेट धारा एक सक्रिय पट्टी पर स्थित क्षोभ मंडल अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है, उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है। क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित जेट धारा, याद रखिएगा, फिर नहीं कहिएगा। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, इसको पढ़ना है अगर आप तो चलो हम पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को जानकारी के लिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा क्यों पढ़ूं, बिल्कुल मत पढ़ो, करो फिर जो काम करना है आपको। अगर आपने सोचा है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रवाह भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ अक्टूबर और नवंबर महीने में आते हैं। यह याद रखिएगा, कब आते हैं पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ? अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं, बस इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस यही है कि भाई हमारे भारत का थोड़ा इम्पोर्टेंस जो है इसके लिए हम बताएंगे आपको। चलो, सबसे इम्पोर्टेंस ये है, याद रखिएगा कि धरातलीय पवनें हैं। ये कौन है? धरातलीय समझते हैं ना, फिर नहीं कहिएगा बताया नहीं। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये देख पा रहे होंगे आप, उपोष्ण। और भारत के ऊपर भी आप यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय में वो गर्मी में क्या हो जाता है? दक्षिण चली जाती, गर्मी में जो होता है वो उत्तर में चली जाती है और दक्षिण में आती है कब? ठंड में और बरसात में। कौन सी पवनें? ये उपोष्ण पश्चिमी जेट जो पवनें होती हैं, यहाँ पे मैं कलर बदल के बताऊंगा। जो रेड कलर की है ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, जो हिमालय के उत्तर में बहती हैं कब? जब गर्मी होती है, और हिमालय के दक्षिण में बहती हैं कब? जब बरसात और ठंड होती है। इसके बाद अगर हम कलर बदलें तो आपको ग्रीन कलर पर ले जाते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो देखो ये आपको दिख रहा होगा पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में कि ये दक्षिण भारत में देखने को मिल रहा होगा, यानी कि मध्य भारत में नहीं मिल रहा है। यानी कर्क रेखा के दक्षिण में आपको उष्ण कटिबंधीय, अभी आपको समझाया था कि अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो उपोष्ण होगा। उपोष्ण लिख के बता देते हैं हम, उपोष्ण कैसा लिखा जाता है? उपोष्ण। और नीचे वाला कैसा है बच्चे? उष्ण। लो, उपोष्ण और उष्ण आप समझ गए होंगे, फिर नहीं कहिएगा बताए नहीं।
तो अगर आप भारत में कर्क रेखा के अगर उत्तर में जाते हैं तो आपको उपोष्ण मिलेगा, और नीचे अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो उष्ण कटिबंधीय आपको देखने को मिलेगा। धरातली पवनें ये स्थानीय पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें जिन्हें कहा जाता है, देख पा रहे होंगे आप आसमानी ब्लू कलर में, ठीक ना, तो ये आपने याद रख लेनी है। यानी कि अगर हम बात करें उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवनें कहाँ निकलती हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में या फिर भारत में निकलेंगी, एशिया हिमालय के उत्तर में। और इसके अलावा अगर हम पूछें दक्षिण में कब बहती हैं, तो दक्षिण में बहने का काम उनका होता है कब, जब ठंड और बरसात होती है। लेकिन उत्तर में कब बहती हैं वो हिमालय के, जब गर्मी होती है। इसके अलावा अगर हम पूछें आपसे कि भाई उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहाँ है, तो भारत के नीचे कर्क रेखा के नीचे अगर आप आएंगे तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, और इसके ऊपर है उपोष्ण। समझ गए आप, ठंड वाले इलाके में उपोष्ण मिलेगा, इसको दिमाग में रख सकते हैं आप। अगर आप दिमाग रखेंगे उपोष्ण मतलब ठंड, ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है, आपको मालूम है रूस में ठंड होती है, ऊपर वाला इलाका दिख रहा होगा आपको ये, तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या होना है। चलिए दूसरा इमेज देख लीजिए। दूसरा इमेज में क्या है, धरातली पवनें बताई गई हैं और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम बताई गई हैं। कैसे चलती है मैंने अभी बताया आपको। आ जाओ भाई पेन। देखो उपोष्ण मतलब ठंडे 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 पानी में नहाना चाहिए, वो सुना है डायलॉग। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे हिमालय से होते हुए नेपाल से होते हुए ये पूरा जाएगा रूस तक। इसके अलावा अगर हम स्थानीय पवनों की बात करें तो आपको मालूम है कि जब जनवरी महीने में क्या होता है कि गर्मी स्टार्ट होना होता है, माने ठंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो धरती की गर्मी होती है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो बाहर की ओर फेंकना स्टार्ट करता है धरती से। लेकिन जब वो ठंड में आती है तो देखो यहाँ से अंदर जाएगा। देखो ये अंदर जा रहा है कि नहीं। जून महीने में क्या हो जाए, जून महीने के बाद बरसात होना स्टार्ट होती है, जून के बाद बरसात होती है। तो आप बताओ अगर बरसात होनी है तो हमें यहाँ से क्या ले जाना होगा भाई, पानी ले जाना होगा, बादल ले जाने होंगे यहाँ से। जब भारत जाएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहाँ जाएगा, सबसे पहले तो अंडमान निकोबार में होती वर्षा, आपको ही मालूम है। तो जब यहाँ पे जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून तब तो जाके भारत में वर्षा कर पाएगा ना, या फिर पूरी कहीं भी वर्षा करना है। लेकिन जब मानसून यहाँ पे लौटता है जनवरी के समय, और अभी लौट रहा होगा मानसून लौटता है, तो वो मानसून वहां से क्या होता है, रिटर्न होता है कि भाई भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, ठीक ना, तो याद रख सकते हैं। इसके बाद भारतीय मानसून, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा में निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया था। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 अंश उत्तर से लेकर 20 अंश दक्षिण तक बीच रहता है। उष्ण कटिबंध की बात हो रही है। कटिबंध मतलब दक्षिण भारत में है गर्मी, उपोष्ण होता है तो कहाँ चले जाते हैं आप, ऊपर की ओर चले जाते हैं, यानी उत्तर भारत में हिमालय, ये सारे नेपाल वाले इलाके में, ठीक। उसके बाद मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थलभाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यानी जब भी कभी स्थल और जल के ठंडे और गर्म होने के कारण कोई भी समस्या बनती है, तो जो गर्म है, तुम बताओ गर्म वाली चीज़ में ज़्यादा दाब रहेगा कि ठंडी वाली चीज़ में ज़्यादा दाब रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु के दिन में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो विषुवत वृत्त से 5 अंश उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर लिखा है, इसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो रहा है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि विषुवत वृत्त से 5 अंश उत्तर में स्थित किस नाम से जाना जा सकता है, तो मानसून गर्त या कुछ भी लिख देंगे तो आपको याद होना चाहिए। तीसरा, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 अंश दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति की तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। यानी मेडागास्कर के पूरब में 20 अंश दक्षिण में एक उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में आपको मालूम है उत्तर पश्चिमी जेट धाराएं तथा भारतीय प्रायद्वीप ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि जब हमारा गर्मी होती है हमारे भारत में, तो ये जेट धाराएं क्या हो जाती हैं, यानी व्यापारिक पवनें क्या हो जाती हैं, वो पीछे की ओर
हट जाती हैं, यानी कि वो उत्तर की ओर चली जाती हैं। लेकिन ठंड और गर्मी में ठंड नहीं, ठंड और बरसात में वो क्या होती हैं, दक्षिण की ओर आना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक, इसके अलावा ये तिब्बत का पठार अधिक गर्म हो जाता है और समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई, तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं, ये सब देखो मेरे ख्याल से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक की डेट में अगर हम क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए एक नया कोई बनाने की क्लास, कि हर दिन एक क्वेश्चन देंगे, यानी 1 या 2 क्वेश्चन बताएंगे, कहाँ से आया उसका पूरा स्क्रीनशॉट, लाइन नंबर सब कुछ बताएंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर का दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 12°30' दक्षिण, ये सब देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसको नहीं पढ़िएगा आप। ठीक, उसको छोड़ देंगे हम, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं हम अभी, क्योंकि 11th-12th में हम इसको और डीपली अच्छे से देखेंगे, फिर आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्द और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यानी कहाँ पर मिलती हैं पूछा जाए तो याद रखिएगा, कौन से क्षेत्र में मिलती हैं पवनें, पेन बदल लो पहले, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में पवनें मिलती हैं। ठीक, इसके अलावा मानसून का आगमन और वापसी, तो देखो आपको मैंने बता दिया है, इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि मानसून का आगमन और वापसी पे ज़्यादा तुम्हें ध्यान नहीं देना है। ठीक, लेकिन छोटा छोटा सा जब रहता है तो हम आपको इसको और अच्छे से समझाएंगे, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस आपको याद रखना है कि मानसून भारत में कब आता है और कब जाता है, बस इन 2 बातों को याद रखेंगे कि जून के पास में आता है, सबसे पहले अंडमान निकोबार में बारिश करता है और अभी अभी जाता है, अक्टूबर नवंबर में मानसून चला जाता है। जब जाता है तो बारिश होती है, आता है तो बारिश होती है। इसके अलावा ये कोई काम का नहीं है, आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे हम। ये देखो यहाँ पर केवल ऋतुएं लिखी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से आप इन ऋतुओं पर फोकस करना चाहें, ऐसा फोकस करते हैं कि शीत ऋतु कब आती है, तो आपको मालूम है नवंबर से आरंभ होती है और कब तक चलती, फरवरी तक। फरवरी के बाद गर्मी स्टार्ट होती है, 3-4 महीने वो चलेगी, 4 महीने के बाद फिर आपकी बरसात स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका जस का तस आपकी ठंड आ जाएगी, फिर गर्मी, फिर बरसात, फिर ठंड, फिर गर्मी, ऐसा आता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ काम का जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो ज़्यादातर, क्योंकि ये मौसम है, ग्रीष्म ऋतु है, ये आपको मालूम है क्यों होती है सब, और साइंस में भी पढ़ी होंगी, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ाएंगे भी और समझाएंगे भी। क्या होता है लू, तो ग्रीष्म काल की एक प्रभावी लक्षण है, जो ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में कई महीनों के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं। ये अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण इसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? तो पहली बात यह है लू। लू कब आती है? ग्रीष्म ऋतु में। एक पवन है, धूल भरी पवन होती है, गर्म होती है, शुष्क होती है। कभी कभी ये अपने साथ वर्षा करती है गरज वाली, यानी पानी गिराती है, आपने देखी होगी। और ये जो थल समीर और जल समीर साथ में लेकर आती है। और बैसाख के महीने में होने के कारण इसको पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी भी कहा जाता है, लू को। इम्पोर्टेंट यही था। इसके अलावा वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है, मैंने पहले ही बता दिया है, ये आप याद रख सकते हैं। बस जून याद रखेंगे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले स्टडी किया फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। नवंबर के प्रारंभ में कुछ काम का नहीं है यहाँ पे। देखो है मिल गया।
यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये हो जाएगा कि मानसरोवर विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये याद रख सकते हैं, और स्टेलैग्माइट एवं स्टेलैग्माइट गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है जो आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा चक्रवात आपको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। कोरोमंडल तट पर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदबावों से होती है। ठीक, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर ये चक्रवात आते हैं। कौन से चक्रवात? उष्ण कटिबंधीय। आप कटिबंध से समझ गए होंगे कि दक्षिण भारत में ही आएंगे, ठीक ना। कटिबंध मतलब दक्षिण भारत में ही ये चक्रवात आपके देखने को मिलेंगे, लेकिन स्थानांतरण ये कुछ काम का नहीं है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वर्षा का वितरण तो मैंने पहले ही बता दिया, बहुत ही ज़्यादा वर्षा का वितरण अलग अलग आपको देखने को मिलेगा भारत में। भारत में मानेसराम में सबसे ज़्यादा है, जबकि सबसे कम है आपका लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, दिमाग में, और क्वेश्चन भी कम आ जाता है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्ष की मात्रा में काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में मध्यम रहती है, जबकि सबसे अधिक आपको बता दिया गया है कहाँ होती है तो। और सबसे कम पश्चिमी राजस्थान, सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात में कम वर्षा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा असम में होती है। आपको मालूम है ब्रह्मपुत्र नदी है। जरा बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को और कौन से नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके बाद आपका ये आएगा लास्ट में कि मानसून एकता का परिचायक। आप पहले सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब आपने ये दिमाग लगाना है कि हम मानसून को किस प्रकार अच्छे से रख सकें, या मानसून जो है हमारा, या हमारे भारतीय जो मौसम सिस्टम है 3-3, 4-4 महीने में बदलता जा रहा है। आप देखते हैं कि गर्मी के समय में बारिश होती है, और जब बारिश निकल जाती तब बारिश नहीं होती है। तो आखिर ये हमारे भारतीय मानसून या भारतीय मौसम में ये परिवर्तन क्यों देखने को मिल रहा है? इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? इसको कैसा रोका जाए? ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर पूछी जाएं तो आप लोग कैसे आंसर लिखेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे फिर हम आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई, परिवार, सेहत का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और एक मैंने पहले ही बात कही है, अगर आप चाहें तो वीर सर नाम के सर हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वो इतनी काबिलियत है कि हाँ मुझे IAS या IPS या फिर कोई भी जॉब लेना है, तो आप पढ़ेंगे। 1.5 घंटे की क्लास होती है। 1.5 घंटे जब 3 साल 4 साल आप रेगुलर पढ़ते हैं मैं नियमितता से, तब जाके आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। उसके सीधे सीधे उदाहरण आपको वीर सर के चैनल पर देखने को मिल जाएंगे कि तकरीबन 44वीं रैंक, 58 रैंक, 687 रैंक, CDS, OSC, PSC, UPPCS, बहुत सारी रैंकों में और सिलेक्शन उन्होंने दिए हैं ऑफिसर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।